नमस्कार दोस्तों, फ्रीडम एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज एक और बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 131वीं सालगिरह भी है। और आज से हम एक बहुत ख़ास कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस पे। बहुत लंबे समय से इस कार्यक्रम का इंतज़ार था, लेकिन आज कर पाए हैं। और ये साप्ताहिक कार्यक्रम होगा। हम गांधी के रास्ते से आज की समस्याओं के हल तलाशने की कोशिश करेंगे। हाल फिलहाल आप देख रहे हैं, पिछले कुछ वर्षों से देश में हिंसा का माहौल है। लोकतंत्र मतलब चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र जितना स्वस्थ होना चाहिए था उतना स्वस्थ नहीं हुआ। गांधी का जो ग्राम स्वराज का जो सपना था वो अभी पूरा होना बहुत दूर है, क्योंकि आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मज़दूरों की समस्याएं हैं। अभी कुछ महीने पहले हमने देखा कि सैकड़ों किलोमीटर मज़दूर चले। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि तमाम सारी समस्याओं की वजह एक है कि हमारे नेताओं ने, हमारे बुद्धिजीवियों ने, जो देश चलाने वाले लोग हैं, चाहे वो जज हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हों, इन लोगों ने गांधी का रास्ता छोड़ दिया। और हम हर हफ्ते गांधीवादियों से, जो गांधी के दर्शन पे, गांधी के चिंतन में लगे हुए हैं, उनसे आज की समस्याओं की संदर्भ में गांधी क्या करते या गांधी का रास्ता क्या है, यानी गांधी के चश्मे से आज की समस्याओं को हम देखेंगे और उनके हल तलाशने की कोशिश करेंगे। कैसा, कहाँ हम भटके और क्या सही रास्ता हो सकता है। और आज के हमारे पहले एपिसोड के दो बहुत खास मेहमान हैं। प्रोफेसर वी के त्रिपाठी। प्रोफेसर वी के त्रिपाठी आईआईटी में प्रोफेसर रहे 30 साल तक। अमेरिका में रिसर्च किया, प्लाज्मा फिज़िक्स पढ़ाते रहे। लेकिन उसके अलावा वो प्रख्यात गांधीवादी चिंतक भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। और उसके साथ उनके साथ दूसरे हमारे जो मेहमान हैं, प्रोफेसर एम.एच. कुरैशी। एम.एच. कुरैशी जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ाते रहे, प्रोफेसर रहे वहाँ पे। और जामिया मिलिया इस्लामिया वो यूनिवर्सिटी है जिसकी बुनियाद महात्मा गांधी ने रखी थी। तो दोनों मेहमानों का हम बहुत स्वागत करते हैं। और शुरुआत प्रोफेसर त्रिपाठी आपसे करते हैं कि बिहार के चुनाव हमने देखे, नतीजे भी आ गए, नतीजों में थोड़ा सा विवाद भी है, लेकिन कुल मिला के एक नैरेटिव वहाँ पे हुआ। और वो एक तरफ तो नैरेटिव था रोज़गार का और सेकुलरिज्म का, और दूसरी तरफ कश्मीर या राम मंदिर या ऐसे मसले जिनका बिहार की जनता से कोई सरोकार नहीं था। अभी कुछ महीने पहले ही हम देख चुके हैं कि बिहार के सैकड़ों मज़दूर, लाखों मज़दूर जो है वो पैदल चल के वहाँ पहुँचे। उनका कोई पूछने वाला नहीं था चुनाव के प्रचार के दौरान। उसके बाद हमने देखा कि जो ऐसे नारे वहाँ दिए गए जिनका किसानों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। किसान, आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन वहाँ से शुरू किया था, चंपारण से किसानों का ही था। और अब किसान, यही सरकार जो दावा करती है कि वो गांधी जी को फॉलो करते हैं, गांधी जी की शिक्षाओं पे चलते हैं, लेकिन उन्होंने किसानों के ऊपर 3 नए ऐसे बिल ला दिए जो किसानों की समस्याओं को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देंगे। उनकी फसल का उनको सही दाम भी नहीं मिलेगा। तो प्रोफेसर त्रिपाठी, आप गांधी के चश्मे से बिहार में जो हुआ उसको कैसे देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत। मुझे बड़ी खुशी है कि फ्रीडम एक्सप्रेस ने ये नई शुरुआत की। और गांधी को मैं इसलिए रिलेवेंट और जरूरी मानता हूं कि 1906 में उन्होंने जब सत्याग्रह की शुरुआत की, मतलब था क्या वो कि हुकूमत का जो साम्राज्यवादी दबा के रखो, कुचल के रखो वाला जो चरित्र है जी, उसके खिलाफ आम मजदूर, कारीगर और किसान को गांधी ने खड़ा किया।
कि आपके पास हथियार नहीं है, आपके पास दौलत नहीं है, आपके पास पढ़ाई लिखाई की डिग्रियां नहीं है, लेकिन मालिक ने आपके अंदर एक सच कहने की ताकत दी है, आत्मा दी है, और आत्मबल से आप सच्ची बात कहो, बगैर किसी से घृणा किए, बगैर किसी को मारे, कष्ट सह के, कष्ट देने की जगह कष्ट सह के गांधी ने टेक्निक खड़ी की जनता को राजनीति में लाने की। उस वक्त वोट का रिवाज नहीं था दक्षिण अफ्रीका में कि हिंदुस्तानी लोग वोट डालते, और हिंदुस्तान में भी जब गांधी जी 1915 में आए दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह चला के, तो कांग्रेस पार्टी तो बनी हुई थी, लेकिन जनता की राजनीति में भागीदारी ना के बराबर थी। तो चंपारण से गांधी जी ने शुरुआत की वोट डालने की नहीं, उन्होंने कहा कि जिस मुद्दे पर सरकार शोषण की ताकतों के हक में खड़ी, वहां के जो नील की खेती कराने वाले जो बड़े बड़े प्लांटर्स थे, जी जी, गोरे लोग थे, तो उन जमींदारों की हक में सरकार के कानून थे कि भाई ठीक है, आप मजबूर कर रहे हैं लोगों को कि आप अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर आपको नील पैदा करना है। अभी उस पर कुरैशी साहब तफसील से बात रखेंगे। तो गांधी ने कहा कि आप वोट के जरिए ही नहीं, अपनी इस बात को आप दृढ़ता से कहो, पुलिस से आप डरते हो तो डर खत्म करो, आप अपनी बात सरकार से कहेंगे, सरकार को सुनना पड़ेगा, आपको जेल भेजेगी, जेल जाने की तैयारी करो। और इस तरीके से गांधी राजनीति में लाए। अभी जो बिहार का चुनाव का आपने जिक्र किया, दरअसल गांधी ने जब जन राजनीति की शुरुआत की, किस्म की एक राजनीति चालू जिसका जनता से ताल्लुक नहीं था, जमींदार वर्ग से, जिसका शोषक वर्ग से ताल्लुक था, और वह घृणा की राजनीति। और वो घृणा की राजनीति 1925 के आसपास हमारे मुल्क में चालू हुई। तो इधर गांधी आंदोलन चलाते थे आजादी का, और उधर वो उनके आंदोलन चलते थे हिंदू मुसलमान फसाद खड़े करने का। और मैंने बिहार के चुनाव में भी देखा, मैं गया था बिहार के चुनाव में 2 दिन के लिए, कि जनता सही मुद्दों पे अपनी आवाज लगाए। तो जब मैं उधर पहुंचा तो सबसे पहला मेरा एनकाउंटर, एक साहब जा रहे थे, वो चुनाव करवाने के लिए अधिकारी थे, तो मैंने कहा मेरा पर्चा पढ़िए, उसमें हमने कुछ मुद्दे लिखे रखे। तो कहने लगे आप कहाँ से आए? मैंने कहा मैं तो दिल्ली से आया। बोले यहाँ क्यों आए? जैसे कि मैंने बड़ा गुनाह कर दिया, जैसे बाहर का कुछ इलाका है। तो फिर बात करते करते कहने लगे कि भाई आप समझ लें कि हिंदुओं को अपनी एकजुटता बना के रखनी है। मैंने कहा ये चुनाव से हिंदू एकजुटता की बात कहां से आ गई? इतने में उनकी बस आ गई, उनको अपने चुनाव में जाना चले गए वो। फिर हमारी बात 10-5 लोगों ने सुनी। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि बिहार में इस तरीके के सोच वाले लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे, अफसर वर्ग में, व्यापारी तबके में, संपन्न वर्ग में, जो घृणा जो 1925 से हमारे मुल्क की बीमारी चल रही है उसको पनपाने वाले थे। तो इस चुनाव दरअसल इस बात के लिए था कि हुकूमत जो पिछले 1.5-2 बरस से केंद्र की सरकार और उसी की हाँ में हाँ मिलाने वाली राज्य की सरकार जो चीजें चला रही है, आप उस सरकार को बदलेंगे कि उनको बनाए रखने के लिए वोट देंगे। जो चुनाव का रिजल्ट आया उसमें निकल के आया कि लगभग 38% लोगों ने सरकार को बनाए रखने के लिए वोट दिया और 38% ने सरकार को बदलने के लिए वोट दिया, और बाकी जो 25% वोट बचे वो सरकार के हक में तो हरगिज नहीं थे, छिटपुट वोट थे। तो उससे अपन ये रास्ता नहीं बता सकते कि सरकार की कौन सी नीतियां। कुल 12,000 वोट का अंतर है प्रोफेसर त्रिपाठी, कुल 12,000 कुछ 100 वोट का अंतर है। और जिसको महागठबंधन में और एनडीए में है इतना अंतर तो जी। लेकिन बाकी जो 25% वोट बाकी लोगों को मिले, उनको अगर आप जोड़ो तो कई 1 करोड़ होंगे वो भी सरकार के खिलाफ ही वोट है एक तरीके से, खिलाफ माना जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे मुल्क में सरकारें अल्पमत में आती हैं, अल्पमत ही माना जाएगा 38% 100% में अल्प, लेकिन सरकार जनता में जाके हम एकता लाएंगे और देश को खांचों में बांटेगी, हम किसानों के हक में काम करेंगे, और जैसे आपने अभी जिक्र किया कानून उल्टे बना देगी जी। उन्होंने कहा कि बीमारी के नाम पे ऐसा तमाशा खड़ा किया कि 80% के लोगों के रोजगार खत्म हो गए, बसें खड़ी रही, गाड़ियां खड़ी रही, लोग पैदल चलने के लिए मजबूर हुए और सैकड़ों लोग मर गए उसमें। ये तमाशा, और सरकार गैर जिम्मेवार। अरे भाई, सरकार हिंदुस्तान की आवाम की सेवा के लिए बनी है, उनके दुख दर्द का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बनी है।
अब ये तो नहीं हो सकता कि गांव का आदमी तो पैदल चले, हमारे प्रधानमंत्री हवाई जहाज में घूमे। जी ये क्या बात है जी जी भैया? आपका काम धंधा, रईसों के काम धंधे बंद नहीं हुए मुकम्मल। हाँ, उनमें आधा या 20-25% की कमी आई, ऑनलाइन काम चलता रहा उनका, रईसों के बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। गांव का आदमी मिट्टी में मिल गया, उसकी पढ़ाई लिखाई बंद होगी, काम धंधे बंद हो गए, चलना फिरना दूभर हो गया। जी कहने का मेरा मकसद कि इस सूरत में भी अगर सरकार बदलने के हक में जनता खड़ी नहीं हो सकी तो जनता को आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। बिल्कुल। हालांकि आपने सही कहा कि प्रोफेसर 62% लोग उसके खिलाफ उन्होंने जी वोट दिया, जी जी लेकिन हुकूमत बदकिस्मती से फिर वैसी बनी। तो गांधी का नजरिया क्या? गांधी ये कहता है कि हम हर चीज को सही और गलत के पैमाने पर तय करें कि चीज सही है कि गलत। जो चीज गलत है उसके खिलाफ हम अपनी आवाज लगाएं। आवाज लगाने में एक तो आंदोलन करने का तरीका है, दूसरा वोट डालने का तरीका है। इस वक्त वोट डालने का वक्त था, और मैं समझता हूं कि भले ही मार्जिनली चूंकि हम 12,000 वोट से हारे या जो भी आप कह रहे हैं, लेकिन फिर भी ये तो डिसाइसिव होना चाहिए था। लेकिन जो घृणा की ताकतें मजबूत हैं, और जिस देश की राजनीतिक घृणा कैसे आधारित, कैसे कैसे इन घृणा की ताकतों को का मुकाबला करे, और ये यूथ हमारे देश का वो क्या करे, और कैसे लोकतंत्र को और मजबूत करें, हम दोबारा आपके पास आएंगे और इन सवालों से तलाशेंगे और गांधी के चश्मे के ज़रिए उसको देखेंगे कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, जो समाज में एक बीमारी अगर आ गई है तो। प्रोफेसर कुरैशी, जैसे अभी प्रोफेसर त्रिपाठी ने जिक्र किया कि किस तरीके के नारे लगे, किस तरीके के भाषण हुए, और एक 1925 से या आज़ादी के पहले से ये एक समस्या चल रही है। काफ़ी हद तक वो पार्टीशन की समस्या कम हुई थी, लेकिन वो बाबरी मस्जिद के आंदोलन से फिर चालू हुई। सवाल उठता है कि ये कब तक चलेगा, और इसका कोई निवारण है क्या, और क्या इसमें कैसे हम गांधीवाद को इन्फ्यूज़ करके क्योंकि आप देखिए कि गांधी के नाम की सड़कें, गांधी के नाम के संग्रहालय, गांधी के नाम पे चौराहे, हॉल, बाज़ारों के नाम हर तरफ है। हर सरकारी अफसर और जज और नेता के, मंत्री के कुर्सी के पीछे गांधी की तस्वीर लगी हुई है, लेकिन कहाँ है गांधीवाद? मैं अपने इस पूरे वक्तव्य को दो हिस्सों में बांटूंगा। एक तो गांधी जी की अपनी जो राजनीतिक प्रक्रिया जो बिहार से शुरू हुई, उस पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूंगा, और फिर उसके बाद देखेंगे कि गांधी जी का चुनाव के बारे में क्या विचार था। जी जी अगर हम देखते हैं कि गांधी जी 1891 में लॉ की डिग्री लेके आए और प्रैक्टिस शुरू की गुजरात के जिला के अदालतों में, और उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में। लेकिन 1893 ही में उनको एक मौका मिला जिसमें एक फर्म थी, दादा अब्दुल्ला और शेख अब्दुल करीम झवेरी जी कि जिन्होंने गांधी जी को बुलाया ट्रांसवाल, जिसका आजकल नाम गाउटेंग हो गया है, वहां पर उनके अपने मुकदमे को लड़ने के लिए गांधी जी वहां पहुंचे। और गांधी जी के साथ जो वहां हरकतें हुई उससे उनको काफी आघात पहुंचा, और उन्होंने लोगों को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। वो एक प्रैक्टिकल सबक था जो उन्होंने वहां से सीखा। 1915 में वो आए, और उनको लाने में सबसे बड़ा हाथ फादर CF एंड्रयूज का था। उन्होंने उनको मनाया कि आप हिंदुस्तान आइए, और जिस तरह का काम आप यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी कुछ कंसेशन मिल गए थे जो काले लोग थे उनको, अपार्थाइड के बावजूद भी, वो गांधी जी की कोशिश की वजह से। तो गांधी जी 1915 में वापस आए, लेकिन 2 साल तक वो भारत भ्रमण करते रहे और यहाँ की स्थिति को देखते रहे, और उनको बहुत बड़ा धक्का लगा यहाँ पे जो उपनिवेशवाद का जो शोषण था, किसानों का और मजदूरों का और गरीबों की जो दुर्दशा थी, उससे वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी पहचान उन्हीं के साथ बना ली।
कपड़े बहुत छोटे पहनना शुरू किया, अपनी जो फिलॉसफी थे उसमें मास प्रोडक्शन की जगह प्रोडक्शन बाय मासेस की बात की, और खादी, चरखा, तकली, ये सारे उनके सिंबल बन गए। ये एक इत्तेफाक है कि गांधी जी की जो राजनैतिक प्रक्रिया शुरू हुई वो शुरू हुई चंपारण से। जैसा आपने कहा कि बिहार के चंपारण जिले में, और झगड़ा जो था वो नील पैदा करने वाली, नील जो है वो पैदा की जाने लगी थी वहां 1750 से। एक दो दिन की बात नहीं थी, सैकड़ों साल हो चुके। 1750 ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां शुरू करा दिया था। लेकिन जब वहां पर परमानेंट सेटलमेंट हो गया, तो परमानेंट सेटलमेंट के बाद जमींदारी सिस्टम आ गई। तो जमींदारों से जो जमीन थी जमींदारों के पास, उसको ठेके पर गोरों ने लिया, और पहले पंचकठिया सिद्धांत लागू किया गया कि अगर आपके पास 1 बीघा जमीन है तो उसमें से 5 कट्ठे पर आपको नील की खेती कंपल्सरी करनी पड़ेगी। और उस शोषण से ये हुआ कि उनकी धान पैदा करने की और फूड ग्रेन पैदा करने की जमीन कम हुई, और इस दबाव में उनको अच्छा दाम भी नहीं मिलता था। तो अब ये यूपी, बिहार और बंगाल में जो जमींदारी सिस्टम आई, उसका एक ये ऑफशूट था, एक उसकी ब्रांच थी, जिसकी वजह से नील के ठेकेदारों को एक अपर हैंड मिल गया। अब ये नील जाता कहाँ था? नील जाता था लिवरपूल और मैनचेस्टर की फैक्ट्रियों में, जहाँ कपड़ा बनता था, क्योंकि ब्लीचिंग के लिए इसकी जरूरत थी। लेकिन चंपारण के कुछ जो वहां के लोग थे, उन्होंने एक बार आंदोलन किया था, जिससे ये पंचकठिया यानी 5 कट्ठा 1 बीघे में से ये सिस्टम खत्म हुआ, और 3 कठिया सिस्टम आया, जिसमें अब 3 कट्ठे पर आपको नील बोना पड़ेगा। तो थोड़ी राहत किसानों को मिली। गांधी जी का नाम उस वक्त तक मालूम हो गया था, और लोगों ने ये सोचा कि गांधी जी को क्यों न यहाँ बुलाया जाए चंपारण में, ताकि वो हमारा मार्गदर्शन कर सकें। उस समय 1916 की बात है, दिसंबर 26 से 28 तक कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था लखनऊ में। तो वहां से कुछ लोग लखनऊ आए, खास तौर से संत राउत और राम कुमार शुक्ला, ये दोनों लोग आए और गांधी जी से कहा कि आप चंपारण आइए, वहां दशा बहुत खराब है। गांधी जी अप्रैल में वहां पहुंचे, और 17 अप्रैल को सबसे पहले ये अहिंसात्मक सत्याग्रह शुरू किया। इस सत्याग्रह में उनके साथ जो लोग थे, ब्रज किशोर प्रसाद और जेबी कृपलानी भी साथ में थे गांधी जी के। और वहाँ के जो लोकल लीडर थे स्थानीय, उनमें राम कुमार शुक्ला और संत का नाम, संत राउत का नाम अग्रगणी है। अब ये आंदोलन जब वहां पर शुरू हुआ, तो गांधी जी को पे रोक लगानी शुरू की गई, और गांधी जी को अरेस्ट करने की बात की गई। गांधी जी ने उस पर प्रोटेस्ट किया, और वहां के मजिस्ट्रेट ने इनसे कहा कि आप 100 रुपए की जमानत दीजिए, तब आपको छोड़ा जाएगा। तो गांधी जी ने मना कर दिया। लेकिन जो वहां पे जिस तरह से लोगों का प्रदर्शन हुआ, तो गांधी जी को छोड़ दिया गया, लेकिन ये कहा गया कि आप इस चंपारण को छोड़ देंगे। गांधी जी ने कहा कि हम तो चंपारण में ही रहेंगे, यहाँ पे हम घर बनाने जा रहे हैं। और बेतिया में उन्होंने एक स्कूल कायम किया उसी समय में, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं, हमारी शिक्षा जो है वो नहीं होगी, तो लोग जो हैं अशिक्षित रहेंगे और उनका शोषण होता रहेगा। इसलिए शिक्षा की तरफ गांधी जी ने बड़ा जोर दिया था। आपने जामिया का नाम लिया, मैं आपको और बताऊं, जहां गांधी जी के कारण जो विश्वविद्यालय बने थे, उसमें एक तो काशी विद्यापीठ है, जो आजकल जिसका नाम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, गुजरात विद्यापीठ है, तिलक महाराष्ट्र का विद्यापीठ है, और नेशनल यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल की। सारी यूनिवर्सिटीज में गांधी जी का हाथ था कि लोग आगे बढ़ें और पढ़ें। अब जब हम देखते हैं कि चुनाव की परिकल्पना आते ही, मुझे कुछ चुनाव हुए थे गांधी जी के
ज़माने में जो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ही हुए थे, लेकिन वो इस प्रकार के चुनाव नहीं थे जिस प्रकार के चुनाव अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हो रहे हैं। गांधी जी के पूरी राजनैतिक समझ को एक वाक्य में बताया जा सकता है। जी। वो कहते थे कि सिद्धांत रहित राजनीति पाप है। दी पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स इज ए सिन, ये उनका कहना था। लेकिन वो ये भी कहते थे कि चुनाव के अगेंस्ट नहीं थे, वो चुनाव के खिलाफ नहीं थे, बिल्कुल चुनाव चाहते थे। और उनका अगर हम वर्क्स ऑफ गांधी में देखें उनका वक्तव्य, तो उन्होंने लिखा है, आई एम वेडेड टू एडल्ट सफरेज. Adult suffrage is necessary for more reasons than one, and one of the decisive reasons to me is that it enables me to satisfy all the reasonable aspirations of all kind of classes. Democracy should make sure that equality is maintained. Democracy should not differentiate on the basis of caste, religion, color and creed. ये उनके विचार थे कि हम डेमोक्रेसी की जब परिकल्पना करते हैं उसमें हम कहीं डिफरेंशिएशन नहीं करते। लेकिन जब हम इन सिद्धांतों पर जो चाहते थे, जिस प्रकार का उनका विचार था, आज के चुनाव को आंकते हैं, तो चाहे बिहार का चुनाव हो या और किसी प्रदेश का चुनाव हो, इनमें हम देखते हैं कि गांधी के इन सिद्धांतों का अनुसरण कितना होता है। तो हमें लगता है कि इसमें से कुछ भी नहीं होता। हमारी राजनीति कहीं सिद्धांतहीन राजनीति हो गई। इस पे प्रोफेसर कुरैशी आपसे और तफसील से बात करेंगे। प्रोफेसर त्रिपाठी से आपने जहां बात रखी किसानों की, और त्रिपाठी जी ने भी किसानों पे ही अपनी बात खत्म की थी, और चंपारण का आपने पूरा तारीख बताई, और जो शोषण था भूमिहीन किसानों का, आज भी बिहार में 60% से ऊपर भूमिहीन लोग किसान हैं। ज़मीन जिनके पास नहीं है, 60% से भी ऊपर आबादी है। अगर उनको मान लें कि जिनके पास 1 एकड़ से भी कम है तो 90% है। तो एक तो किसान की स्थिति नहीं सुधरी, दूसरा जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, ये जनता की रायशुमारी का एक माध्यम है। और ये जो मोबिलाइजेशन ऑफ ओपिनियन है, मोबिलाइजेशन ऑफ वोट्स हैं, ये किन मुद्दों पे होने चाहिए? क्या उन मुद्दों पे होने चाहिए जो 15वीं शताब्दी के मुद्दे थे, या आज की समस्याओं पे? तो हम जो देखते हैं देश में माहौल, प्रोफेसर त्रिपाठी, वो ये होता है कि जो जनता के सरोकार हैं उनके मुद्दे चुनाव के दौरान नहीं होते। मैनिफेस्टो एक औपचारिकता है, वो हो जाती है, लेकिन जो रैलियां होती हैं, जो भाषण होते हैं, जिस तरीके के वक्तव्य दिए जाते हैं, वो कतई वो नहीं है। और जाहिर तौर पर ये ना लोकतंत्र का सही रास्ता है और ना ही ये गांधी का सही रास्ता है। मैं लेक्चर दे रहा हूँ। तो जी जी, ये जो खासकर युवा है, इसको क्या संदेश है आपका कि क्या करें कि वो जो रायशुमारी है वो उन मुद्दों पे हो जिसका उसके अपने से सरोकार हो? जी, मैं इसमें 2 बातें रखता हूँ। जेएनयू हमारे मुल्क की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है जी, और इस सेंस में मैं उसको हार्वर्ड या कैम्ब्रिज से भी ऊंचा स्थान। आवाज चली गई आपकी। लेकिन हमारे देश में जेएनयू, आम बच्चे, बिहार के बहुत सारे बच्चे आए, वहाँ के ईस्टर्न के प्रेसिडेंट बने और वहाँ पे प्रोफेसर भी हैं। तो जेएनयू इस मामले में सब बच्चों को देती है। अब जेएनयू ने एक अच्छी चीज निकाली, वहाँ पे जब चुनाव होता है तो बुनियादी मुद्दों पे चर्चा होती है, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस के छात्र संघ हो, वगैरह वगैरह, और बिल्कुल मुद्दों पे बातचीत होती, बड़ी गंभीर। मैं चाहता ये हूँ छात्रों से कहना कि देखो, आप पढ़े लिखे हो, आपको मुद्दों की कंटेक्स्ट पता है, दुनिया के पर्सपेक्टिव में आप उनको रख सकते हो, और आपकी अपनी खुद के मसले हैं
कि आपके लिए भाई एक मोटा सा मसला ये है विद्यार्थियों का कि उनके लिए पढ़ाई ऐसी चाहिए जिसमें फ्री थिंकिंग डेवलप हो और वो अपने पांव पे खड़े हो सके। अब ये मोटा मुद्दा है, लेकिन विद्यार्थियों को करना क्या है, विद्यार्थी या युवा तो तादाद में कम है, वो अवाम में चाहे और अवाम को जागरूक करें कि आपके लिए जो कहा जाता है कि साहब भारत माता की जय बोलने जो नहीं बोलता उसके लिए आप जमानत जब्त कराओ, और ये प्रधानमंत्री बोलता है। अब आप जरा समझ लें, ये विद्यार्थियों में हिम्मत की जरूरत है कि अगर गलत बात हमारे प्रधानमंत्री या हमारे पिताजी भी कहें तो हमें उसके खिलाफ खड़ा होना है। ये कमांड सिग्नल है हमारे प्रधानमंत्री का या उनकी पार्टी के लोगों का, ताकि लोगों को एक मैसेज चला जाए कि आपको किन मुद्दों को उठाना है और सही मुद्दों को दरकिनार कैसे करना है। वो जो आपने जिक्र किया था, ये राम मंदिर आंदोलन जब चला, इसका राम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये 1515वीं सदी की मस्जिद मंदिर का मसला नहीं था। इन्होंने तो इस सदी में गांधी की मुखालफत करने के लिए, साम्राज्यवाद का समर्थन करने के लिए 1925 में ये सिलसिला चालू किया। फिर वो सिलसिला बढ़ते बढ़ते 1989 में इतनी बुलंदी पे पहुंचा, लेकिन वो राजनीति का एक मुख्य कारक बन गया। हमारे छात्रों को ये चाहिए कि आपके पास फ्री थिंकिंग, रोजगार और सबका की बराबरी, सोशल इक्वलिटी, लड़के लड़की की बराबरी, दलित सवर्ण की बराबरी, मुसलमान गैर मुसलमान की बराबरी, ये मसले आपके सामने होने चाहिए और आप इस पे जनता में जाके काम करें। और जो नेता बहकाते हैं आपको या समाज को बांटते हैं खांचों में, उनको आप रोकें। ये यूथ का काम तो ये है। और बीच में कभी सरकार के, हमारे बिहार के बच्चों ने जब आंदोलन चलाया, बीच में छात्र आंदोलन जब चला तो ऐसा किया भी, लेकिन कई जगह छात्र आंदोलन गुमराह भी करने वाले बने, जैसे कि आसाम में चला। शुरू में तो सही मुद्दे उठाते हैं बच्चे, लेकिन वो बहक जाते हैं। बदकिस्मती से घृणा हमारे छात्र आंदोलनों का भी और चुनावी राजनीति का एक कारक बन गई है। हमें उस पर काबू पाने की जरूरत है। ये गंभीर आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। अकेले वोट डालने के वक्त हम इससे ना आके कि साहब किसको कितने वोट मिले क्या नहीं मिला। मैं महसूस करता हूं कि इस चुनाव में भी, जबकि आपके वजूद पर संकट छाया हुआ है, लोगों के काम धंधे बंद हैं, लोगों की पढ़ाई लिखाई, नौकरियां नहीं है, यूनिवर्सिटीज बंद हैं जी, तो उस सूरत में आपको उन पर फोकस करने की जरूरत थी। लेकिन हमारे जो हुकूमत चलाने वाले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हैं, वो क्या मसले उठा रहे हैं? मैं समझता हूं कि जनता हर नेता से बड़ी है, इसलिए बुनियादी सवालों पर फोकस किया जाए और विद्यार्थी आत्मनिरीक्षण करना सीखें। जी बिल्कुल। और प्रोफेसर कुरैशी, आपका भी तो, जो कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे दशकों से, तो आपका भी रोज का जो है नई जनरेशन से वास्ता पड़ता है। और मैं जब छात्रों से मिलता हूँ तो मुझे बड़ी उम्मीद दिखाई देती है छात्रों में, छात्रों से। बातें तो अच्छी करते हैं, लेकिन वो समाज में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो काम कर रहे हैं। छात्र आंदोलन पिछले 3-4 साल में अच्छे हुए, जेएनयू में हुआ, बीएचयू के बच्चे आए सामने, लाठियां खाई, लखनऊ में ऐसे हुए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र आंदोलन हुए। लेकिन वो छात्र आंदोलन छात्रों का एक हिस्सा तो ज़रूर नए तरीके की डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के साथ है, लेकिन एक ये सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, उसमें तमाम जहर समाज में जा रहा है। तो इसका मुकाबला कैसे किया जाए? आपकी आवाज़ थोड़ी कम हो गई। हेलो, हाँ अब बोलिए। हाँ, अभी त्रिपाठी जी ने जेएनयू का जिक्र किया। इत्तेफाक से 33 साल मैं भी जेएनयू में ही पढ़ाता रहा। जामिया में तो बाद में आया था 5 साल। जी 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 जी। तो मैंने तो जेएनयू को बढ़ते देखा है, क्योंकि मैं 1975 में आ गया था, 1972 से पढ़ाई शुरू हुई थी। जी जी। जेएनयू का अपना एक, जो सभी यूनिवर्सिटीज का अपना एक कल्चर होता है, जेएनयू के एक कल्चर है, क्योंकि वहां पर जो
स्टूडेंट्स का इलेक्शन होता है वो टीचर्स नहीं कराते या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कराता, टीचर्स खुद कराते हैं। उनका इलेक्शन हाँ, कमिश्नर होता है, स्टूडेंट्स खुद कराते हैं जी। खुद कराते हैं। इलेक्शन कमिश्नर होता है, इलेक्शन कमीशन की मदद से वो इलेक्शन कराते हैं, सब कुछ वही करते हैं। हाँ एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा उनको कुछ मदद कर देता है इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ, वो का। मॉडल है बाकी यूनिवर्सिटीज के जी लिए। जी जी, वो बहुत बड़ा मॉडल है। और उसमें अगर प्रेसिडेंट का जो स्पीच होती है वो हम लोग भी सुनने जाते थे। जी वो बहुत मेच्योर चीजें होती थी और बहुत मेच्योरिटी के साथ वो बच्चे काम करते थे। और मैं ये भी बता दूं कि उसके दो प्रेसिडेंट्स जो हैं, एक तो अभी जीते हैं 30,000 वोट से हदवा से, शकील अहमद खान। और हाँ हाँ हाँ। दूसरे प्रेसिडेंट नासिर हुसैन थे जो कर्नाटका से। वो अब राज्यसभा के मेंबर होके आ गए हैं। वो जब मैं डीन ऑफ स्टूडेंट्स था तब वो स्टूडेंट थे। तो देखिए, स्टूडेंट्स का जो अपना आंदोलन है उसका भी एक दिशा तो है। अब उस दिशा में दोनों एक तरह का टकराव भी होता है, क्योंकि अपोजिशन भी है। और एक लोग ऐसे हैं कि जो समझते हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, दूसरे समझते हैं कि नहीं, ये दिशा हमारी नहीं है। और अब जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालयों में खतरा पैदा हो रहा है वो है वायलेंस का। जेएनयू में कभी वायलेंस में हमने देखा ही नहीं था। अब छुटपुट अगर कोई झड़प हो भी गई तो जिस तरह का वायलेंस अब हुआ है, जहां पर कि लोग डंडे लेके आए, पुलिस के सामने से इस प्रकार का वो हरकतें की, और उसमें कोई पता नहीं मुकदमा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मैं बहुत दिनों से मुझे मालूम नहीं है। इसी तरह से जितनी यूनिवर्सिटीज में आंदोलन चल रहे हैं उनमें इतनी दमनकारी नीतियां अपनाई जा रही हैं कि एक तरह से वो जब हम पढ़ते थे तो इतना दमनकारी, तो हम तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 1955 छप्पन 57 में आ गए थे। जी तो उस वक्त हमको ये नहीं दिखाई पड़ा जो आज दिखाई पड़ा। जी लेकिन ये कि जैसा कि त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि जो हमारा यूथ है उसके सामने तीन समस्याएं बहुत भयंकर हैं। पहली तो शिक्षा का, और दूसरे स्वास्थ्य का, और तीसरे रोजगार का। रोजगार का क्या करें? अगर इस पर तीनों चीजों पर स्टूडेंट्स को लामबंद किया जाए और उन वो जो है समाज में जागरूकता पैदा करें, तो शायद कहीं ना कहीं हमारे जो राजनेता हैं उनके ऊपर ये दबाव पड़े कि उनके अ, इन आशाओं को पूरा करें। और अगर नहीं करें तो फिर ठीक है, आंदोलन तो होंगे, लेकिन आंदोलन का जो दमनकारी अप्रोच अब हो रही है, पता नहीं अंग्रेजों के जमाने में होती थी, वो तो करते थे इसलिए कि वो उनका उपनिवेश था। लेकिन हमारी अपनी पुलिस, हमारा अपना हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन इतना मैंने छात्रों के खिलाफ इमरजेंसी में भी नहीं देखा। नहीं देखा। देखिए, हाँ, इमरजेंसी जी जी। इमरजेंसी में भी बड़े बड़े नेता अंदर गए और कुछ कुछ अत्याचार जरूर हुए, लेकिन हाँ हाँ। मास लेवल पे छात्रों के साथ इस तरीके का व्यवहार तो इमरजेंसी में भी मेरे ख्याल से तो मैंने नहीं देखा। जैसे जामिया का आपने उदाहरण दिया, जामिया में जिस तरह का एट्रोसिटी हुई है। जी, मैंने वीडियो अच्छा, देखे वो दूसरे सारे, हाँ वीडियो देखे हैं सबसे वो बड़ी सारे। समस्या है हमारी अदालतें और हमारे पुलिस, जी जिनको कि निष्पक्ष होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो भी पक्षधर हो जाते हैं। जी और आज भय का ऐसा माहौल है कि जी आपने मुंह खोला और रासुका लगा। जी रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ये या सेडिशन के चार्ज लगे, सेडिशन के जी, चार्ज भी लगातार सेंसरशिप की कोशिश है। अभी डिजिटल माध्यम पे भी सेंसरशिप के कानून बन रहे हैं। और प्रोफेसर त्रिपाठी, कुछ उम्मीद नज़र आती है संक्षेप में? कार्यक्रम का समय ख़त्म हो रहा है, दोनों लोगों से संक्षेप में टिप्पणी चाहेंगे कि कुछ उम्मीद, जैसे देखिए एक अमेरिका का एग्जाम्पल देखिए आप, कि अमेरिका में एक एबरेशन आया उनकी डेमोक्रेसी में, और 4 साल में उन्होंने उसको पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन एक बड़ा कदम ज़रूर ले लिया और उसको चैलेंज किया उन्होंने। लेकिन अमेरिका और भारत में एक तब्दीली जो मैं देखता हूँ कि जो जो अलग बातें हमको अलग करती हैं वहाँ से, कि उनके इंस्टीट्यूशंस ख़राब नहीं हुए। उनका मीडिया, उनके उनकी अदालतें, उनके बाकी जो पार्लियामेंट, वो इंस्टीट्यूशंस प्रभावित नहीं हुए। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन भी प्रभावित हो गए।
तो ऐसे में तो आप जैसे लोग हैं, युवा हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो भी एक सकारात्मक सोच रखते हैं कि गांधी के रास्ते से वापस एक इस लोकतंत्र को मजबूत किया जाए, तो कैसे इसको इस चैलेंज को, इस पूरे पॉइजन में कोई दो तीन बिंदु अगर आप दिखाएं, जैसे पिछला आपने सुझाव दिए थे कुछ, तो कैसे इसको, किस तरीके कैंपेन हो, किस तरीके से लोग एकजुट हो, किस तरह मुकाबला करें इन शक्तियों का? मैं समझता हूं कि पहली सबसे अहम जरूरत है, और अच्छा साइन ये है, बिहार में भी देखने को मिला कि इस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी, जी, जो मध्यमार्गी पार्टियां हैं, वो ये दोनों कन्वर्ज कर रही है। वरना कम्युनिस्ट लोग गांधी से हट के चलते थे, लेकिन ओवर द ईयर्स, खासतौर से पिछले 30 बरस से बड़ा डेवलपमेंट है, बड़ा डेवलपमेंट है ये बहुत बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है जी। कि छात्रों को भी और समाज के दूसरे एक्टिविस्ट को ये बात समझ में आ गई कि आपकी कितनी भी प्रगतिशील विचारधारा हो, आप, लेकिन आपके लिए नॉन वायलेंट तरीके से स्ट्रगल करना है, और नॉन वायलेंट तरीके से स्ट्रगल में आपको हर तबके को साथ लेना है। ये विद्यार्थियों में भी, शिक्षकों में भी, और किसानों में भी। अभी किसानों का आंदोलन चल ही रहा है, पंजाब में चल रहा है, और जो जिन 3 कानूनों का आपने जिक्र किया, फॉर्चुनेटली वो उनके खिलाफ पूरे मुल्क में किसानों में माहौल बन गया है, विधानसभाएं भी इस पे अपने रेजोल्यूशंस ला रही हैं। तो मैं समझता हूँ बड़ी पॉजिटिव चीज हुई है ये। और एक बात और मैं इसमें जोड़ देना चाहता हूँ कि सरकार, जब ये लॉकडाउन चल रहा था तो मनरेगा की बात आई कि मनरेगा के जरिए रोजगार मिलेगा। मनरेगा की 2 खामियां सामने आई कि इसकी मजदूरी तो लोकल मजदूरी से आधी है कई जगह, तो उसको बराबर किया जाए। दूसरा कि ग्राम पंचायतों को इस तरीके से ताकत दी जाए कि वो गांव में मनरेगा के जरिए पूंजी का निर्माण कर सके, छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए, छोटी मशीनों आधारित, जैसे कि टेक्सटाइल मिल है, उसकी एवज में एक नई चीज उभर के आई, पावर लूम। उसकी लागत भी कम, 1-2 लोग चला लेते हैं उसको, वो गांव में चल सकती है। तो ग्राम स्वावलंबन के एतबार से अगर काम करें तो किसानों को 2 मुद्दों पे काम करने की जरूरत है। वो गांधी का ही रास्ता है कि आपकी स्ट्रेटेजी नॉन वायलेंट होगी और आपका मकसद गांव को अपने पांव पे खड़ा करना होगा। भाई छात्र आंदोलन का मकसद यही होगा कि कैंपस के अंदर आपको फ्री थिंकिंग को बढ़ावा देना है, क्रिएटिव स्किल्स आपकी पनपे उसको बढ़ावा देना है, और जब पढ़ लिख के जाए तो आपको काम धंधा मिल जाए। तो आपको अर्थव्यवस्था का, जो आज बिल्कुल सिमट के रहेगी कि 8-9% वर्कफोर्स काम करेगा उसमें, और बाकी बिल्कुल हाशिए पर है सारा का सारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो कारोबार है। तो मैं समझता हूं कि इन बातों पे अगर गांधीयन तरीके से लोग न केवल चुनाव के वक्त स्ट्रगल करें, आंदोलन चलाएं, मुकम्मल अहिंसक आंदोलन चलाएं और एक दूसरे से मिलजुल के चलाएं, तो मैं समझता हूं कि देश की राजनीतिक शक्ल बदलेगी। प्रोफेसर कुरैशी, जो बड़े पॉजिटिव नोट पे प्रोफेसर त्रिपाठी ने अपनी बात रखी है, और मुझे एक और पॉजिटिव बात बिहार में दिखाई दी जिसका इशारा प्रोफेसर त्रिपाठी ने किया है, वो ये कि हम ध्रुवीकरण की बात बहुत होती है जी, तो एक नया पोलराइजेशन हम बिहार में इस चुनाव के नतीजे में देखा है। एक और लगभग बराबर हैं 2 शक्तियाँ, एक जिन्होंने रोज़गार, डेवलपमेंट और पॉजिटिव एजेंडा में वोट दिया, क्योंकि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी या कम्युनिस्ट पार्टियों के जो स्पीचेस थी उनमें कोई डिवाइसिव एजेंडा नहीं था, उनको लगभग आधा, मतलब रूलिंग पार्टी के लगभग बराबर वोट मिला, 12-13 हज़ार वोट, थोड़ा सा कम है। तो दूसरी तरफ जो लोग वोट मिला उसमें वो मुद्दे भी शामिल हैं, हालांकि सब लोगों ने उस मुद्दों पे वोट दिया होगा इतना तो संभव नहीं है। तो एक बड़ी शक्ति निकलती हुई दिख रही है जो प्रो डेमोक्रेसी है। आपको लगता है ये उम्मीद की नई किरण है? नहीं, ये बहुत बड़ी किरण है, लेकिन ये कि यदि हम उसको गांधीयन नॉन वायलेंस जो है उस पे कायम रहे, तो जहां वायलेंस होगा वहां पर सरकार को बहुत बड़ा मौका मिल जाएगा कि उस आंदोलन को खत्म कर दे। दूसरी बात यह है कि हमको कहीं ना कहीं आंदोलित होना पड़ेगा, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो दुर्दशा हुई है उसको फिर से कम खड़ा कर सके।
जी अभी कल की बात है कि सुप्रीम कोर्ट पे कोई हरकत हुई, तो अब ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर इनसे हमारा विश्वास उठने लगेगा और जी जनता का विश्वास उठेगा, तो ये बहुत खतरनाक बात है। और कहीं ना कहीं हम अपने इंस्टीट्यूशंस को फिर से खड़ा करें कि जो जनता है और लोग हैं उनका विश्वास बढ़े। ताकि इंस्टीट्यूशन अगर नहीं होंगे कहीं, तो फिर ना तो तरक्की हो पाएगी, ना उस तरक्की की रक्षा हो पाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहाँ मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि वक्त भी है और वक्त का तकाजा हमको निभाना पड़ेगा, और दिवाली का वक्त है, आप लोगों को भी जाना होगा। ये गांधी पे जो हम लोगों ने चर्चा शुरू की है, और इसका श्रेय प्रोफेसर त्रिपाठी को जाता है कि वो बहुत दिनों से इसके लिए कोशिश कर रहे थे, और बार बार तो हम लोगों ने इसको शुरू किया है। और हर सप्ताह हम तमाम इन घटनाओं को जो देश में विदेश में होती हैं, इनको हम गांधी के चश्मे से देखेंगे। और तमाम और आप लोगों के सुझाव भी आमंत्रित हैं। हमारे फेसबुक पेज में जाइए, सुझाव दिखिए, लिखिए कि किन समस्याओं पे, किन बातों पे हम लोग चर्चा करें। कि आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हमारे दर्शक, तो वो पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। और हम हर सप्ताह नए एक विशेषज्ञ के साथ आएंगे और गांधी के चश्मे से आज के भारत को देखेंगे, ताकि ये मजबूत लोकतंत्र और बेहतर समाज कायम रह सके। बहुत बहुत नमस्कार आप लोगों को एक बार फिर, सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया, शब्बा खैर। नमस्कार।